या स्पोर्ट्स का किसी में एप्टीट्यूड हो। भाषा कई लोग बहुत अच्छी सीख लेते हैं जल्दी, तो उनमें लैंग्वेज का एप्टीट्यूड है, कि अगर एनवायरमेंट मिले तो वो लैंग्वेज जल्दी पिक कर लेते हैं। मेरे साथ ये है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें अगर, व्हाट डू एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इंडिकेट, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती है। एरर्स पे क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट्स इंफीरियर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एज कंपेयर्ड विद अदर पीयर्स, गलत है ये, कि विद्यार्थियों जो अन्यों के समकक्षियों के साथ या क्लासमेट्स के साथ जब आप तुलना करते हैं तो बच्चे इंफीरियर हैं, तो इसलिए गलतियां कर रहे हैं। गलतियां इंफीरियोरिटी का नहीं, गलतियां लर्निंग का पार्ट हैं, ये मानना है आपको। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो कुछ सीखता है और कभी गलती नहीं करता, पॉसिबिलिटी नहीं है, रोबोट बन जाएंगे फिर आप। स्टूडेंट्स डीमोटिवेशन सिंस लर्निंग इज टोटली कंटिंजेंट अपॉन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का कि बच्चे जो है निरुत्साह हो जाएंगे, क्योंकि सीखना तो पूरी तरह से इनाम पे आधारित होता है। भाई बच्चे का पर्सनल फैक्टर्स भी है, उसका इंटरेस्ट भी है, इंटरनल मोटिवेशन भी है, जरूरी थोड़ी हमेशा बाहरी रिवॉर्ड पे ही होगा। स्टूडेंट्स इनेबिलिटी, दशरथ मांझी को कौन दे रहा था रिवॉर्ड, वो पहाड़ चीरने के लिए, है ना, इंटरनल मोटिवेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टूडेंट्स इनेबिलिटी फॉर मीनिंग मेकिंग विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अडल्ट्स, ये भी कह सकते हो आप, बट ये एग्जैक्ट नहीं है जो पूछा जा रहा है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये बात पूरी तरह से सही है कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं, ये दर्शाती हैं गलतियां कि बच्चा सोचता कैसे है। एरर्स आर अ विंडो टू द चाइल्ड्स थिंकिंग प्रोसेस, यानी बच्चा सोचता कैसे ये आपको उसकी गलती से पता लगे कि इस तरह का, जैसे आप लोग जिन क्वेश्चंस में गलती करते हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देती हूँ यार, क्योंकि आप इसको ऐसे देख रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे हो जाएगा, मतलब क्योंकि आपकी गलती से मुझे पता चल चुका है कि आप सोचते कैसे हो। तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट गलतियां बताती हैं कि बच्चे सोचते कैसे हैं और पार्ट ऑफ लर्निंग है। ये यहाँ पे ये सही बैठेगा नहीं कि वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता है गलती, कि सही से गाइडेंस नहीं मिली थी, तो गलत है, ये पहले मैंने गलत पढ़ दिया था, ये सही हो ही नहीं सकता कि मीनिंग मेकिंग नहीं कर पाए क्योंकि अडल्ट का वो नहीं था सुपरविजन, ये गलत होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट डैश गोल्स रादर देन डैश गोल्स, यानी विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए, यानी इफेक्टिव टीचिंग, हेल्पफुल अच्छी टीचिंग को हम कहेंगे जब वो शिक्षण जो है सार्थक तब है जब उत्साहित करे बच्चों के लिए कि उन्हें उद्देश्य किस तरह के बनाने चाहिए, लर्निंग वाले, परफॉर्मेंस वाले, या फेलियर अवॉइडेंस वाले, या फेलियर एक्सेप्टिंग वाले। फेलियर एक्सेप्टिंग वाले भी नहीं बनाने कि फेल ही होना है, वो तो जब आएगा तो आप कर भी क्या पाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे कोई बात नहीं, वो एक अलग कहानी है। फेलियर अवॉइडिंग, और जनरली हम 3 ही पढ़ रहे हैं। फेलियर अवॉइडिंग यानी वो राजू रस्तोगी, किसी तरह से फेल ना हो जाऊं, ये भी अगर आप गोल सेट करा रहे हो बच्चों को तो कोई अच्छा नहीं मानेंगे इसको। परफॉर्मेंस फर्स्ट आना है, ये भी हम अच्छा नहीं मानते, वो खोखला कर देगा उस टाइम बाद, आप सिर्फ नंबर्स के लिए बाहरी चीज़ों के लिए भागते रहेंगे। और ऐसे आपको फिर बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि नीट में रैंक 1 लाए, इतना मुश्किल एग्जाम, या यूपीएससी में कोई ये लाया और बाद में या तो नौकरी छोड़ दिया, किसी ने अपना जीवन खत्म कर लिया। तो आप देखो ना कि अगर सिर्फ परफॉर्मेंस गोल से सुकून मिल रहा होता तो फिर तो इस तरह की चीज़ें आप सुनते ही नहीं, ठीक है ना। तो लर्निंग गोल्स सेट कराने बच्चे को रादर देन परफॉर्मेंस गोल्स, कि सीखने में मजा आए, है ना, मास्टरी ओरिएंटेशन गोल्स, ना कि परफॉर्मेंस के फर्स्ट आना है, वो अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा तो भी आप खुश ही रहेंगे, मतलब वो होना महत्वपूर्ण ही नहीं है यहाँ पे, मुद्दा ये है। क्वेश्चन नंबर 36, वो आप याद कर लीजिए, वो जो इनका दूसरा दोस्त था आर माधवन 3 इडियट्स में, तो अपने पिताजी के पास जाता है कि पिताजी छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, बट मैं खुश होऊंगा, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे कैमरा पर्सन बनना है, फलाना ढिमका। तो वो लर्निंग ओरिएंटेशन गोल है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप आते रहो फर्स्ट, उसको तो अपने जो उसको इंटरेस्ट है लर्निंग गोल में इंटरेस्ट है। खैर, तो गिफ्टेड बच्चा, क्वेश्चन नंबर 36 है, गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। गिफ्टेड 3 प्रकार के होते हैं, एक तो इंटेलेक्चुअली ब्राइट जो फर्स्ट आ रहे हैं क्लास में, दूसरे कोई स्पेशल टैलेंट रखते हैं, तीसरे क्रिएटिव, कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। जनरली जब गिफ्टेड बच्चे की बात हो रही होती है तो हम कहते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चा वो है जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसकी ज्यादा है, जो साइंटिस्ट बनेगा कल को जाकर के, या देश के लिए जो है एक धरोहर का काम करेगा। और लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो फर्स्ट आ रहा है वही गिफ्टेड है। तो क्या सचिन तेंदुलकर देश के लिए धरोहर नहीं है, स्मृति मंधाना नहीं है, क्या विराट कोहली नहीं है, बताइए आप। तो ये लोग तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में उतने अच्छे नहीं रहे, मतलब स्मृति मंधाना का मुझे पता नहीं, बट यू नो कि वो उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे मतलब परफॉर्मेंस एज एन, वो एकेडमिक्स में तो नहीं गया उनमें से कोई भी, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो टैलेंटेड है वो भी गिफ्टेड है, क्रिएटिव है, MF हुसैन पेंटिंग गिफ्टेड है। एक बच्चा जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, तो वो भी गिफ्टेड है। तो ये, या एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो गिफ्टेड लर्नर्स कैन डू व्हाट। देखो गिफ्टेडनेस की एक तो कई सारी निशानियां हैं कि कई केसेस में हम IQ के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो 130 प्लस IQ, अगर आप वैसे देखोगे तो क्यूरियोसिटी ज्यादा है, अपने से एज से बड़े दोस्त आपको मिल जाएंगे इनके, मेमोरी शार्प होती है, अटेंशन बेटर है,
चैलेंजिंग टास्क पे छोड़ते नहीं है बीच में, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मोटिवेटेड ज्यादा हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन काफी हाई होगा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल सही है। देयर इनेबिलिटी टू वर्क विदाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इनेबिलिटी नहीं है, नहीं है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तब भी काम कर लेंगे, इनकी एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन भी अच्छी खासी होती है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, यस, क्योंकि क्रिएटिविटी भी गिफ्टेडनेस का पार्ट है ना, अगर कोई क्रिएटिव, 3 प्रकार के गिफ्टेड मैंने आपको बताए। एबिलिटी टू थिंक और ओरिजिनल आइडिया सोच पाते हैं गिफ्टेड लर्नर्स। एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, यस, दिशाओं में सोच पा रहे हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी दोनों को बढ़ावा मिल रहा है, वो तो जुड़े हुए होते ही हैं आपस में। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यस, थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है जी, क्लियर है, बात खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। अभी है हमारे पास 14 और क्वेश्चन, बट आप समझ गए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड जिसकी एनईपी बात करती है, प्रपोज करती है, उसमें क्या है, समेटिव असेसमेंट पे फोकस है। प्रपोज करती समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव की बात करेगी, फॉर्मेटिव से समेटिव, एफए से एसए की बात करेगी। असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइज, रटने की बात कोई दुनिया की पॉलिसी नहीं करती। ग्रेडिंग ऑफ, ये अगर अच्छी पॉलिसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है, आज के समय में कोई भी नहीं कहेगा रटने की बात। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट थोड़ा ये सिर्फ एकेडमिक वाले ही हो जाते हैं, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कम है, ये सबमेटिव नेचर के माने जाते हैं, है ना, कि फाइनल एग्जाम, हाफ ईयरली टाइप के बोर्ड एग्जाम्स। इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, 360 डिग्री तभी है, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट, तीनों हर एक पक्ष से चहुमुखी जो है आकलन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, टू एंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स टीचर शुड, यानी ये वो बच्चे हैं जो डेप्राइव्ड या अलाभान्वित डिसएडवांटेज पोजीशन से आ रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी जनरेशंस में, इसमें फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो सकते हैं, कोई ऐसी जाति या समुदाय का बच्चा हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली समाज से, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है ना, तो ये डिसएडवांटेज और डेप्राइव्ड समूह वर्ग के बच्चे हैं, ठीक। 35वां क्वेश्चन नहीं लिखा था, अभी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे अब। टू एंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, यानी जिनकी पीढ़ियों में कोई नहीं पढ़ा, तो इनको उस तरह सपोर्ट नहीं मिलेगा। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जहां जरूरत आती है बच्चे को ट्यूशन लगा देते हैं, खुद बता देते हैं, है ना, या उनको पता है स्कूल की या पेपर की, एग्जाम्स की क्या महत्ता है। जैसे हमारे घर में कभी भी पेपर होते थे किसी के भी, तो टीवी की आवाज़ कम ही रहती थी और वो बंद भी रहता था, बहुत सारे घरों में होता होगा टीवी उठा के रख दिया जाता होगा, ठीक है, कि पता है कि डिस्टर्बेंस होगा। जहां पे कोई पढ़ाई नहीं आज से पहले, बहुत छोटी छोटी चीजों में उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को, ठीक। तो अगर हम देखें, इंस्टिल द फियर ऑफ फेलियर इन देम सो दैट दे वर्क अंडर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डर पैदा कर दो उनमें, नहीं, पहले ही कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उन्हें, पिताजी हैं घर में दारू पी के दंगा करते हैं, माताजी हैं वो इधर उधर काम कर रही हैं, वो एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये एकमात्र एग्जांपल नहीं है इसका फर्स्ट जनरेशन लर्नर का, और वो स्कूल भी इसलिए भेज दे रहे हैं क्योंकि वजीफा मिलता है या फिर यूनिफॉर्म मिल जाती है, खाने को मिल जाता है, तो फियर और भर दो, वो पहले कोई नहीं कह रहा उनको कि पढ़ लो, ठीक है। फैमिलियराइज द लर्नर्स विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल वाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर, यानी इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित कराना। ये बात सही है कि वो जिस बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, ठीक है, घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, पहली जनरेशन है, और जो भी भाषा वो लेके आ रहे हैं, जो भी संस्कृति, जो भी त्योहार, जो भी खाना वो खा रहे हैं, व्हाटएवर, तो ये सारी उनके पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए उनको स्कूल में फैमिलियराइज कराना और स्कूल में बिलोंग्ड महसूस कराना कि वो भी क्लास में उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने बाकी बच्चे। मेक सेपरेट सेक्शंस फॉर देम, जो कि होना ही है, मतलब होना ही चाहिए, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग बात हो रही है। मेक सेपरेट सेक्शंस, बिलोंगिंगनेस बेसिकली बच्चे में लेकर के आनी है आपको, सिंपल बात है कि अगर बच्चों को ये महसूस ही नहीं होगा कि ये मेरा स्कूल है तो बात बनेगी नहीं। मेक सेपरेट सेक्शंस फॉर देम सिंस दीज चिल्ड्रन वुड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं है कि आप पहले से मान लें, गलत धारणाएं बना ले बच्चे के बारे में, एक्सेप्शन नहीं, सिंस मैनी ऑफ देम आर अनएडुकेबल, तो हैव नो एक्सेप्शंस फॉर देम सिंस मैनी ऑफ देम आर अनएडुकेबल, यानी आपने पहले से मान लिया कि उनको पढ़ाया नहीं जा सकता तो उनके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई मेथड में परिवर्तन नहीं, कोई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं, गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चे के पक्ष में होना चाहिए जवाब, सिंपल बात है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, चेतन को ब्लॉक करने के लिए कह रहा है कोई, चेतन को ब्लॉक कर दो, मतलब हम जनरली ब्लॉक नहीं करते, मजाक कर रही हूँ, अगर कोई ज्यादा ही कुछ उत्पात मचा रहा हो तो कर दो। देखो एक बार, मेरा ध्यान है नहीं कमेंट्स पे इस समय, देखिएगा एक बार, 92-89%, आप भी फोकस क्वेश्चन पे ही करो कमेंट से ज्यादा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ह्यूमन बेबी इज बॉर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस टर्म्ड एज, यानी पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं बाय डिफॉल्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं आपके, है ना, कि जैसे बच्चे को दूध पीना सिखाना नहीं पड़ेगा, प्रॉपर कोई कोचिंग नहीं जाता वो उसके लिए, थोड़े से क्या कहते हैं, इनिशिएटिव से ही वो अपने आप सीख जाता है, क्योंकि सकिंग का स्कीमा जन्म से है, ग्रास्पिंग, आप उसके छोटा बच्चा है बिल्कुल,
उंगली आप ऐसे हाथ में रखो वो अपने आप पकड़ लेता है। तो रिफ्लेक्सेस हैं, कुछ कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं, सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है, नेचर से मिले हैं हमें। वो पियाजे कहते हैं कि वो कुछ तो हमेशा ही होते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट ही होते हैं। स्कीमा की बात हो रही है, और बाकी हम आके बनाते हैं दुनिया में, है ना। चीजें हम बाद में एकोमोडेशन और एसिमुलेशन से सीख रहे हैं, स्कीमा को अपडेट कर रहे हैं। एकोमोडेशन तो देखिए ये तो आपका मॉडिफिकेशन है, या मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही जन्म से। तो यस, कुछ स्कीमा होते हैं जैसे आपका लुकिंग का, ग्रेस्पिंग का, यानी देखना कोई सिखा थोड़ी रहा है, ग्रेस्पिंग का, ये सारे स्कीमा हैं। सकिंग, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। माइंड मैप, ऑपरेशन, ये सब तो बाद में बना रहे, तो ये स्कीमा का ही उदाहरण है। स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, मानसिक संरचनाएं हैं, प्रीवियस नॉलेज है जो बाय डिफॉल्ट, इस केस में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रिफ्लेक्स जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी पलकों के झपकने पे कंट्रोल नहीं है, आंखें खोलोगे दिखेगा ही, है ना। तो बाद में इन पे कुछ चीजें हैं जो इंटेंशनल हो जाती हैं इनमें से, जैसे ग्रेस्पिंग इंटेंशनल हो जाती है, आपका मन है तो आप पकड़ोगे किसी का हाथ, नहीं तो नहीं, ठीक। तो बाकी स्कीमा आप बनाते हो फिर, तो कुछ बाय डिफॉल्ट भी होते हैं। कुल मिला की बात ये थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वुड बी, जहां बच्चा सेंटर में, सिंपल चाइल्ड सेंटर्ड होगा। हैव प्रोविजनिंग फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत से संसाधनों का प्रावधान होगा। बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, यस। यूज टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, नहीं। हैव चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, यस। फॉलो अ रिजिडली, रिजिड तो वर्ड ही नेगेटिव है अपने आप में, रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए हमें, फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए। एंड एम्प्लॉय समेटिव असेसमेंट, नहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट बेटर होगा यहाँ पे, क्योंकि फीडबैक देना, फीडबैक के लिए फॉर्मेटिव ज्यादा बेटर होता है, ये जजमेंट या फाइनल ग्रेडिंग के लिए योगात्मक काम में आता है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं 3 तो सही होंगे, तो 2 हमने गलत कर दिए, लेकिन तो हमें देखना होगा क्या करना है इसको। अच्छा हाँ, 3 हो सकते सही, 5 स्टेटमेंट है, तो 2 तो हमने हटा ही दिया ना। ये वाला जो आपका थर्ड है कि एकमात्र पुस्तक, देखिए पाठ्य पुस्तक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, एकमात्र ओनली रिसोर्स नहीं है। और भी सिखाने के तरीके, एक्टिविटीज करा दो, कोई चीज दिखा दो, इतने सारे आपके रोल प्लेइंग से लेकर के इतने दुनिया जहान के तरीके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब ही एकमात्र संसाधन है सीखने का, ठीक। तो इट इज वन ऑफ द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, यस यस यस। तो हमें पहले सिंपल ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है, थर्ड और फिफ्थ को हम हटा देंगे। तो फिफ्थ और थर्ड हमें जहां दिखेगा हम हटा देंगे। ये फिफ्थ दिख गया, बचा ही एक ऑप्शन है, सिंपल आपका समय बच गया, बात खत्म हो गई। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, हैव प्रोविजनिंग फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। देखो प्रोविजनिंग की बात हुई है, ध्यान से समझिएगा, बहुत से संसाधनों का प्रावधान है, जहां पे जरूरी नहीं है होंगे ही, लेकिन हो तो अच्छा है। जितने ज्यादा संसाधन हो सके बच्चे खेलने के लिए, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, मटेरियल्स, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए, होमोजीनियस, हर तरह के बच्चे, मिक्स्ड, लचीला समूहीकरण। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ छात्रों की सक्रिय सहभागिता, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने दिया जवाब? 80% सही दिया, ठीक है। इसमें तो इतने एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत ही नहीं थी। चलिए खैर, अब फटाफट से लास्ट के 10 सवाल कर लेते हैं थोड़ी सी एनर्जी के साथ, है ना। देखिएगा ये अच्छा सवाल है, इसमें बहुत लोग गलती करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रांजिटिव इन्फेरेंस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्रमणात्मक निष्कर्षण या ट्रांजिटिव इन्फेरेंस के बारे में सही है? पियाजे का कॉन्सेप्ट है। डिसीव्ड बाय अपीयरेंस, एबिलिटी टू ऑर्डर आइटम्स अलोंग अ डायमेंशन, इसको कहते हैं सीरिएशन, सीरीज में क्रम में लगाना, है ना। असेंडिंग, डिसेंडिंग या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आप क्या लगा रहे हैं? सीरीज में लगा रहे हैं, क्रम में लगा रहे हैं, क्रमीकरण। कहाँ आता है? 7 से 11 में आता है, CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, तीनों एबिलिटीज 7 से 11 में ही आती हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नोइंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स बाय नोइंग रिलेशनशिप ऑफ ईच टू अ थर्ड ऑब्जेक्ट, यानी किसी तीसरी वस्तु के साथ उनके संबंध को 2 वस्तुओं के बीच के संबंध के साथ समझने की क्षमता ट्रांजिटिविटी है। सही है, आप लोग तो पकड़ गए इसको, मतलब आप समझ गए। एबिलिटी टू काउंट, नहीं ये तो बेसिक है। तो नोइंग, आपकी जब ऑप्शन ही हट गए तो बचा ही क्या था? डिसीव्ड बाय अपीयरेंस, बाह्य रूप या दिखावट से भ्रमित होना, वो ट्रांजिटिव इन्फेरेंस नहीं है ना। नोइंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स बाय नोइंग रिलेशनशिप ऑफ ईच टू अ थर्ड ऑब्जेक्ट। एक वो सवाल आता है ना कि एक बच्ची है जिसने इतनी चॉकलेट खाई, फिर दूसरा बच्चा है जिसने ट्वाइस खाई, फिर तीसरा बच्चा है उसने इतनी खाई, तो आप पता लगाओ कितनी खाई। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल में ये एबिलिटी आएगी। देखो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी जानना फिर भी ठीक है, क्या कह रहे हो, हल्के में ले रहे हो मैम हमको, हाँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन अगर मुश्किल कर दिया जाता तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में सही है, वैसे अच्छी बात है। ट्रांजिटिविटी में ये बात तो आप समझ गए हो, ये मैं पिछली बार भी शायद आपको बताई थी, नहीं बताई थी तो समझ लेना कि A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, तो A इज द टॉलेस्ट, A B और C दोनों से बड़ा होगा। ये 2 चीजों के बीच में रिश्ता देख करके आप तीसरी चीज के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है ये समझ जाते हो। A इज द टॉलेस्ट, तो ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है, यानी 2 चीजों के बीच में रिलेशन आपने तीसरे के परिप्रेक्ष्य में समझ लिया।
लेकिन और ये एबिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये आप 7 से 11 में भी आ जा रही है और 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल में भी है, वहां आप फंस जाएंगे। देखिए जब ये नॉर्मल केस में हो, कॉन्क्रीट चीजों को लेके, जब ऑब्जेक्ट्स की बात हुई हो कि 2 पेन की बात हो रही है, ये पेन इससे बड़ा है, दूसरा पेन इससे बड़ा है, या ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स की बात ही नहीं हो रही है, आपको इमेजिन करना पड़ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात हो रही है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की परसेप्चुअल वो बोलते हैं उसको ट्रांजिटिविटी एब्स्ट्रैक्ट लेवल की हो जाएगी। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की है। तो ये आप दोनों स्टेजेस में चली जाती है, ये इसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मैं आपको अभी बता भी देती हूँ। तो 2 चीजों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है तीसरे के कॉन्टेक्स्ट में, वो बताया जाता है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस में, यानी निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप। ये तो सीरियशन का उदाहरण है कि आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर देख रहे हो, बच्ची जो है छोटे से बड़े के क्रम में लगा रही है। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस का एक तो उदाहरण ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला, 7 से 11 वाला है उदाहरण इसी का, कि ए इज शॉर्टर देन बी, बी इज लॉन्गर देन ए, बी इज शॉर्टर देन सी, सी इज लॉन्गर देन बी, विच इज दी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट। अब हालांकि इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है तो ये थोड़ा फॉर्मल ऑपरेशन की तरफ भी चला जाएगा, लेकिन अगर आप सिंपली देखेंगे कि भाई ए तो बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, और बी बड़ा है सी से, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा भाई जब ए ही सबसे बड़ा है यहाँ पे तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, ठीक। तो ये अगर कॉन्क्रीट चीजों के बारे में है कि 2 पेन है 3 पेन है, उनमें से आपको देखना है, तो ये आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। लेकिन अगर ये अमूर्त चीजों के बारे में है जिसमें आपको मेंटल ऑपरेशन ज्यादा लगेगा, लॉजिक ज्यादा लगेगा, डिडक्टिव थिंकिंग ज्यादा लगेगी, तो वो फॉर्मल ऑपरेशन में चला जाएगा, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। आंसर करके देखो फिर बोलना, बातें मनवा लो बस, पढ़ना नहीं है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जब हम बात करें 7 से 11 साल, डायरेक्ट एंड कॉन्क्रीट रीजनिंग कि 3 चीजें हैं सिंपल, इसमें देख लिया कि भाई ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, या कौन सबसे बड़ा है, तो स्टिक ए इज ग्रेटर देन स्टिक बी, या टॉलर वॉट एवर, लॉन्गर, स्टिक बी इज लॉन्गर देन स्टिक सी, ये आप देख ही पा रहे हो यहाँ। तो ये चीजें मौजूद हैं सामने, कॉन्क्रीट रूप में है। सो स्टिक ए इज ग्रेटर देन स्टिक सी, फोकस ऑन फिजिकल कंपैरिजन, कि जो सामने चीज है कॉन्क्रीट फॉर्म में उस पे फोकस है, तो ये 7 से 11 वाला ट्रांजिटिविटी है या ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है। जैसे ही आप एब्स्ट्रैक्ट या हाइपोथेटिकल थिंकिंग लेकर के आओगे, जैसे एक बच्चा है टॉम, टॉम इज स्मार्टर देन बॉब, बॉब इज स्मार्टर देन जिम, और सो टॉम इज स्मार्टर देन जिम, फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्योंकि यहां स्मार्ट मतलब कई सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होंगे जो सामने नहीं होंगे। हो सकता है हाइट के बारे में बात ना हो रही हो सकता है ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जिसमें आपको इमेजिनेशन ज्यादा लगे। जैसे जब हम चॉकलेट की बात कर रहे थे तो कि एक बच्चा है जिसने इतनी चॉकलेट खाई फिर ट्वाइस कर दिया, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स, आपको ये देख लेना है अगर सिंपल है 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन या 2 चीजों के बारे में रिश्ता, तीसरी चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे सिंपल इसमें हुआ था तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाएगा। जैसे ही वो मुश्किल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनेशन ज्यादा लगेगी, मेंटल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा लगेगी, अमूर्त चिंतन लगेगा, सामने नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, तो आप फॉर्मल ऑपरेशनल वाला ट्रांजिटिव इन्फेरेंस मान लोगे। अब बहुत ही मुश्किल आपको क्वेश्चन बनाना हुआ तभी ये पूछेगा ऐसे, नहीं तो नॉर्मल में तो आपको 7 से 11 वाला ही मानना है कि आ तो वहीं पे जाती है ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। असर्शन क्या है? वाइगॉत्स्की बिलीव्ड इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर अ चाइल्ड्स फ्यूचर पोटेंशियल एक्यूरेटली। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करना, फटाफट से जवाब आप देंगे, 7-8 सवाल बचते हैं इसमें भी आप ये करते जाएंगे। प्याजे वाइगॉत्स्की के हैं ये, क्योंकि आ जाते हैं ना 7-1 सवाल, तो 4-6 सवाल आपके, ये तो आप इजीली कर लो। बहुत बढ़िया यार, आप लोग इतनी रात तक आपने इंटरनेट बचा के रखा है। असर्शन क्या है या कथन क्या है इसका? वाइगॉत्स्की बिलीव्ड इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर अ चाइल्ड्स फ्यूचर पोटेंशियल एक्यूरेटली, यानी वाइगॉत्स्की ये मान रहे हैं कि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है या आईक्यू टेस्ट है फॉर दैट मैटर, या इंटेलिजेंस का कोई और भी टेस्ट है, वो फ्यूचर पोटेंशियल को एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। तो अगर आईक्यू आज का जो आपका है बुद्धि का स्तर या समझ का स्तर, वो तो मेजर करेगा, फ्यूचर में आप क्या प्रोग्रेस करेंगे, क्या स्कैफोल्डिंग से सीखेंगे, क्या पोटेंशियल होगा, उस पर फोकस नहीं है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट फ्यूचर को या सही से फ्यूचर पोटेंशियल को एक्यूरेटली मेजर करेंगे, ये कहना गलत होगा। थॉमस एल्वा एडिसन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये बात गलत है कि वाइगॉत्स्की ऐसा मानेंगे, वाइगॉत्स्की ऐसा नहीं मानेंगे, वो तो क्रिटिसाइज करेंगे बल्कि ऐसे टेस्ट को। ट्रेडिशनल टेस्ट असेस ओनली द एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल, बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रेडिशनल टेस्ट हैं, पारंपरिक परीक्षण हैं, वो केवल वास्तविक विकास के स्तर को ही मापते हैं कि आज जितनी समझ है। वो वाइगॉत्स्की के व्यू पॉइंट से ऐसे नहीं देख रहे कि कल पोटेंशियल कहां तक का है या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बढ़ सकती है, आप यहां से यहां आएंगे फिर यहां से यहां जा सकते हैं, आपकी सीखने की क्षमता अनंत है, ठीक, ये नहीं देख पा रहे हैं वो। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आप लोग गलत जवाब देने में लग रहे हैं इतने आसान सवाल में, आप कह रहे हैं दोनों फॉल्स, दोनों फॉल्स, पढ़ो तो लो कम से कम,
पारंपरिक परीक्षण केवल, थक गए हो आप भी, वास्तविक विकास स्तर को मापते हैं। वास्तविक का मतलब है यहाँ एक्चुअल, मतलब वो ZAD वाली बात हो रही है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो आज है। इसका शब्द शायद गलत हम यूज करें, प्रेजेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। वाइगॉत्स्की कॉन्टेक्स्ट समझो ना, एक्चुअल डेवलपमेंट यानी जितना आप खुद से कर सकते हो। वो कह रहे हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट को नहीं माप रहे हैं, यानी ZBD को नहीं माप रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में तो फिर आर सही हो जाएगा ना भाई। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आप वाइगॉत्स्की की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे देखो थोड़ा सा, वैसे मत सोचो एक्चुअल वो वाला एक्चुअल नहीं जो आम भाषा में आप इस्तेमाल करते हो। नॉर्मल किसी और के कॉन्टेक्स्ट में आया होता है ये सवाल, तो हाँ फिर आपकी बात सही हो जाती है, आर भी फॉल्स हो जाता। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, असर्शन क्या है? इनर स्पीच इज सोशली डेराइव्ड बट इंडिविजुअली रेगुलेटेड। यानी जो आंतरिक भाषा होती है वो सामाजिक मूल की होती है, यानी सोशली ही हम इनर स्पीच जो आप मन में बोल रहे हो आया कहां से? आया तो समाज से ही है। अगर आप मोगली की तरह जंगल में होते तो जो मन में बोल रहे होते सेम भाषा थोड़ी होती। तो बात तो सही है, सोसाइटी से ही आती है जो इनर स्पीच भी है, बाद में इनर हुई है। रीजन क्या है? ऑल हायर मेंटल फंक्शंस ओरिजिनेट इन सोशल इंटरेक्शन। यही बात तो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि भाई हमारी जो भी हायर मेंटल ऑपरेशंस हैं या चीजें हम सीख रहे हैं, हमारे दिमाग का विकास हो रहा है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन्हीं 3 चीजों से। तो दोनों ही बातें यहां सही हो जाती हैं। भाई इंडिविजुअल रेगुलेट तो कर सकता है कि मैं क्या सोचूं, किस तरह से सोचूं, बाहर बोलूं, मन में बोलूं, बट वो आई तो समाज से है ना भाषा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल। कितने लोगों ने दिया था? बहुत जल्दी हटाने की 70 84। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कोई बात नहीं यार, हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। 44 असर्शन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की टीचिंग शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट अ चाइल्ड कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली। बच्चा खुद से जो स्वतंत्र रूप से कर सके उसी पे टीचिंग फोकस होनी चाहिए। मैं क्यों बताऊं, खुद सोचो। रीजन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट लाइज विद इन द लर्नर्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बताओ फटाफट क्या कहना चाहता है कवि। देखिए वाइगॉत्स्की के अनुसार शिक्षण को हमेशा बच्चे की स्वतंत्र क्षमता पर केंद्रित होना चाहिए, यानी वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है। अगर इसी पे केंद्रित होगा तो फिर पोटेंशियल पे कहां ध्यान दे पाओगे। बात समझ रहे हो? तो ये तो आप मत ही कहो कि ये सही है। और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इंस्ट्रक्शन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट लाइज विद इन द, हाँ ये बात सही है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की टीचिंग शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट अ चाइल्ड कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली। वो जो इंडिपेंडेंटली कर रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान होगा अगर टीचिंग का, तो जो वो पोटेंशियल है उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। वाइगॉत्स्की जो कहेंगे, वाइगॉत्स्की कहेंगे कि जहां तक पहुंच सकता है बच्चा पोटेंशियल पे ध्यान दो और वहां तक लेके जाओ। आप कह रहे हो नहीं एक्चुअल जो आज है बस उसी पे ध्यान है, प्रेजेंट पे नहीं। प्रेजेंट से ज्यादा उनका ध्यान है उसको कहां लेके जा सकते हैं। प्रेजेंट बस हेल्पिंग हैंड की तरह है कि काम आएगा, कि आज इतना पता है चलो इससे ऊपर के लेवल का आपको +1 जो है इसके फोल्डिंग देकर के जो प्रेजेंट लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर चैलेंजिंग टास्क देने हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, कि प्रॉक्सिमिटी यानी संभावना कहां तक है विकास की होने की। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फर्स्ट के साथ हम यहाँ चले जाएंगे। 53% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। इसके बाद आपके और जो है 5 सवाल और रहते हैं। ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। सीसीई में टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट में आता है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है जी, बात सही है नहीं? क्या कह रहे हो आप? कोई तो पूछ रहा है कि आई वांट आस्क वेदर हेरिडिटी प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और एनवायरनमेंट प्ले अ मेजर रोल और बोथ ऑफ देम एन इक्वल रोल। नहीं, दोनों का इक्वल नहीं है और सिर्फ दोनों में से कोई एक रोल प्ले नहीं करता, दोनों इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी क्षेत्र में एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपके आंखों के रंग में एनवायरनमेंट कुछ नहीं कर सकता, आपकी हेरिडिटी है जो भी है, उसी तरह से आपके टीचिंग मेथड में हेरिडिटी क्या करेगी, एनवायरनमेंट है वहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग जगहों पे रोल होता है, किसी भी एक को हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। 50-50% जैसा तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे कोई ऐसा वो होता नहीं है। ये प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव नहीं है। जोड़ या घटा नहीं सकते हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को कि हेरिडिटी में से एनवायरनमेंट घटाया डेवलपमेंट आ गया, बल्कि गुणा कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी में एनवायरनमेंट। ये वुडवर्थ कहते हैं कि भाई दोनों इक्वली महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैथमेटिकली इक्वली आप लगा दोगे 50-50%, बट किसी क्षेत्र में एनवायरनमेंट, किसी में हेरिडिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन 80% लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं यहां पे लगा दूं डैश इज अ पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कार्य का संग्रह है या उद्देश्यपूर्ण कार्य का संग्रह है। क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पोर्टफोलियो। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं कि पोर्टफोलियो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके बच्चों की अचीवमेंट, लर्निंग डिफिकल्टीज, जो भी चीजें हैं बच्चे के बारे में, वो आपको यहाँ से फीडबैक के तौर पे मिल जाएंगी पोर्टफोलियो से।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव ब्रीफ कहानियां होती हैं। आज आपका बच्चा डायरी लाया था, उस फलाने बच्चे से लड़ाई कर ली, ये सब आपकी डायरी में नहीं होते, छोटे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, व्यवहार से संबंधित चीजें हैं। इसमें बच्चे की प्रोग्रेस, उसकी डिफिकल्टी, वो सब दिखेंगी पोर्टफोलियो में। रेटिंग स्केल कोई एक क्षमता है जिसको मापना है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, वहां काम आएगी। चेकलिस्ट है, कौन सी चीज आपके बच्चे में है, कौन सी चीज नहीं है, डिसिप्लिन में कैसा है, यहाँ पे टेक, ये क्लीन यूनिफॉर्म पहन के आता है कि नहीं, ये सब चेकलिस्ट है, ये चीज है कि ये चीज नहीं है। अच्छा, एक होते हैं आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जिनको हम संचयी या उपाख्यानात्मक तो हम कहते हैं एनेक्डोटल को। एनेक्डोट्स वो दैनिक जीवन की जो आपकी घटनाएं हैं, कुछ कुछ चीजें उसमें से रिकॉर्ड की जाती हैं। क्यूमुलेटिव को संचयी रिकॉर्ड कहते हैं, याद आ गया मुझे। क्यूमुलेटिव में हेल्थ से लेके, और ये एक स्कूल से दूसरे स्कूल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ट्रांसफरेबल होते हैं, हालांकि होते तो पोर्टफोलियो भी हैं बट उनको बहुत एक्टिवली यूज उस तरह से किया नहीं जाता। तो ये टेक्निक्स हैं। तो ये एक बात हुई पोर्टफोलियो में आपकी अचीवमेंट्स और आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज, आपने प्रोग्रेस कैसे की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो सबका पर्पसफुल सिलेक्शन होता है। टीचर और बच्चे मिलकर के वो तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, फिर बाद में वो आकलन में काम आएगा। स्टेटमेंट क्या है? वाइगॉत्स्की कंसिडर्ड सोशल इंटरेक्शन इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास में, दिमाग के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जो कि सही भी है। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सामाजिक विकास में। रीजन क्या है? पियाजे एम्फेसाइज्ड गाइडेड पार्टिसिपेशन बाय अडल्ट्स एंड पीयर्स। बात कुछ और चल रही थी, कह कुछ और रहे हैं, ये तो सही है, बट आर पियाजे कहां से आ गए भाई? पियाजे क्यों बताएंगे? वाइगॉत्स्की सोसाइटी को क्यों महत्वपूर्ण बता रहे हैं? ये कोई रीजन है? तो पियाजे एम्फेसाइज्ड गाइडेड पार्टिसिपेशन बाय अडल्ट्स एंड पीयर्स। देखिए, गाइडेड पार्टिसिपेशन बाय अडल्ट्स एंड पीयर्स पे एम्फेसाइज किया उन्होंने, है ना। पहली बात तो ये भी पूरी तरह सही नहीं है, दूसरी बात कुछ और चल रही थी। तो ये तो सही है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, आर अपने आप में करेक्ट हो या ना हो, ठीक है ना। ए एंड आर बोथ फॉल्स, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ए इज फॉल्स, कैसे फॉल्स हो जाएगा भाई? ये ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि ये गाइडेड पार्टिसिपेशन की बात वाइगॉत्स्की करते हुए ज्यादा नजर आएंगे आपको। पियाजे एक्टिविटी की या इंडिपेंडेंट एक्टिविटी की बात ज्यादा करेंगे, वो जहां जरूरत पड़ रही है फिर वहां की बात करेंगे। समाज उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वाइगॉत्स्की के लिए है। गाइडेड पार्टिसिपेशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है पियाजे के लिए। पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में बच्चा आपको एक्टिविटी करता हुआ ज्यादा नजर आएगा। गाइडेड पार्टिसिपेशन की बात वाइगॉत्स्की के केस में हो रही होगी, है ना, या पीयर इंटरेक्शन की बात, तो ये गलत हो जाएगा। 47 देखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल टीचर के रोल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है, दी है इंपॉर्टेंस। असर्शन क्या है? पियाजे व्यूड ईगोसेंट्रिक स्पीच एज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, यानी पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रित भाषा जो 2 से 6 वर्ष में आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो उसको अपरिपक्वता मानते हैं। ये रीजन क्या है इसका? पियाजे बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये पियाजे ये मान रहे हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से स्वतंत्र है भाषा का विकास, क्योंकि वो कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की वजह से भाषा का विकास हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, ना कि सोशल इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन से वाइगॉत्स्की मानते हैं। तो ये बात भी सही है और ये बात भी हमें सही लग रही है, क्योंकि उन्होंने इतना महत्व उसको कॉग्निटिव, इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी नहीं दिया। प्राइवेट स्पीच इसको वाइगॉत्स्की ने बोला, उन्होंने महत्व दिया है। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो आप जवाब सही दे भी रहे हैं 61% लोग। चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट के 3 सवालों पे। असर्शन क्या कहता है? वाइगॉत्स्की रिजेक्टेड, ये ध्यान से पढ़ना, वाइगॉत्स्की रिजेक्टेड द रोल ऑफ बायोलॉजिकल मैचुरेशन इन डेवलपमेंट, यानी वाइगॉत्स्की ने रिजेक्ट कर दिया है बायोलॉजिकल मैचुरेशन का कोई भी रोल, किसमें? विकास की प्रक्रिया में। इसमें आप लोग फंसने वाले हैं, इसमें आप लोग फंसने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम देखते हैं 53% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये कहना गलत है, फिर तो आप गलत ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वाइगॉत्स्की ने रिजेक्ट नहीं किया है बायोलॉजिकल मैचुरेशन को डेवलपमेंट में। उन्होंने ये नहीं किया बायोलॉजी का कोई महत्व नहीं है, जरूरत ही नहीं है फिर तो हमें बायोलॉजी की, फिर तो आप डॉग को भी वही सिखा दो जो आपको सिखाया जा रहा है। अगर बायोलॉजी का 0 रोल है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, तो आर डॉग कैन ऑल्सो लर्न द सेम थिंग्स एज यू आर लर्निंग और एज अ ह्यूमन चाइल्ड इज लर्निंग। तो अगर ऐसा होगा कि बायोलॉजी का 0 रोल होगा, तो फिर तो आप, डॉग, कैट सब बराबर चीजें सीख सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये नहीं कह रहे हैं वाइगॉत्स्की, उन्होंने रिजेक्ट नहीं कर दिया है आइडिया को, महत्व उतना नहीं दिया है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन एक पॉइंट या एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, रोल है उसका, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं है जितना सोशल इंटरेक्शन का है, कल्चर का है, लैंग्वेज का है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग।
उतना महत्व नहीं है बायोलॉजी का, उसको उन्होंने इग्नोर किया है। ये आता है, अगर सही होता है यहाँ पे तो ये रिजेक्टेड की जगह इग्नोर्ड लिखता, या अंडर एस्टिमेटेड ये कह सकते हो आप कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है जेनेटिक्स के या बायोलॉजी के रोल को। ये नहीं कि रिजेक्ट ही कर दिया है। रिजेक्ट अपने आप में एक्सट्रीम शब्दों से बचना है यहाँ पे पूरी पेडागोजी में, जीवन में भी कुछ चीजों को छोड़ के। तो वाइगॉट्स्की ने विकास में जैविक परिपक्वता की भूमिका को नकार ही दिया, बिल्कुल सिरे से नकार दिया, नहीं जी। ठीक है, तो सिर्फ A is false but R is true. Yes. He emphasized socio-cultural factors over heredity. ये बात एकदम सही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये हेरिडिटी से ऊपर उन्होंने सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज इनको रखा है। ये बायोलॉजी, अगर वो तो कह रहे हैं भाषा नहीं होगी, संस्कृति नहीं होगी, समाज नहीं होगा, तो दिमाग विकसित ही नहीं होगा उतना, क्या करेगी हेरिडिटी, समझ रहे हो। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया हो। फिर तो बायोलॉजी, फिर तो वाइगॉट्स्की कह रहे होते डॉग कैट सब हाथी को भी वही सिखाएंगे जो आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, ये सेकंड लास्ट सवाल है। असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है पियाजे बिलीव दैट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक संघर्ष जो है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, बहुत अच्छा सवाल है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी जो संज्ञानात्मक संघर्ष है, जो मेंटल द्वंद्व है, जो आप एरिक्सन की थियरी में भी देखते हो, संज्ञानात्मक संघर्ष बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Disequilibrium motivates the child to modify existing schemas through assimilation and accommodation. अगर डिसइक्विलिब्रियम नहीं होगा तो बच्चा कभी मॉडिफाई ही नहीं करेगा जो वो आज जानता है। वो कुछ लोग होते हैं ना, जो उनको पता है वही पता है, उनकी नॉलेज कभी अपडेट ही नहीं है, उन्होंने कभी चेंज नहीं किया स्कीमा, है ना, दुनिया में निकले नहीं, पढ़े नहीं, कुछ अडेप्ट नहीं किया, कोई उन्हें लगता है उन्हें सब पता है और अब उन्हें चेंज की जरूरत ही नहीं है, अब वो ज्ञान उनसे ज्ञान लेता है, वैसी सी बात है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो असर्शन क्या, पियाजे बिलीव दैट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, डिसइक्विलिब्रियम नहीं होगा, इसका मतलब कोई नई सिचुएशन आई नहीं रही आपके सामने। जब नई सिचुएशन आएगी तो द्वंद्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये करूं कि वो करूं, ये सही है कि वो सही है, 50 चीजें आपके दिमाग में आएंगी जब आप नई सिचुएशन आएगी सामने। कॉन्फ्लिक्ट होगा जब डिसइक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इम्बैलेंस की स्थिति बोलते हैं हम किसको, कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम को, तो या कॉन्फ्लिक्ट को। तो ये पॉजिटिव बात है पियाजे के अकॉर्डिंग। तभी तो जब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आया, अगर बच्चे ने डॉग को देख के कभी कैट कहा ही ना होता तो वो अपडेट ही ना करता, फिर तो वो डॉग को कैट ही मानता रहता, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सही, तो फिर हम मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, तो दोनों बातें सही हैं। फिर इंपॉर्टेंट रोल कह रहे हैं वो डिसइक्विलिब्रियम का। तो आप थोड़े से द्वंद्व में रहें, थोड़े से असंतुष्ट रहें, थोड़े चीजें सीखते रहें, तो इसका मतलब चीजें ठीक चल रही हैं। स्कीमा अपडेशन का स्कोप आप में बचा हुआ है, ईश्वर बनने के से थोड़े से पीछे हैं अभी। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भाई आप कुछ भी नया सीखते हैं तो ये द्वंद्व तो होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा, या नहीं यार मुझे तो ये पता था कि ये होता है, अब आप उसको अपडेट करेंगे। अगर ये हो ही ना कभी तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे, डिसइक्विलिब्रियम हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो। तो ये है कहानी। क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी सवाल है आज का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? चिल्ड्रन लर्न इन वेराइटी ऑफ वेज, यस, मल्टीपल तरीके से सीखते हैं बच्चे। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, यही मान के चलते हैं हम पेडागोजी में। हम एक चीज मानते हैं कि बच्चे की एबिलिटी टू लर्न है, क्रिएटिव है बाय डिफॉल्ट इनहेरेंटली, और सीखने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है एबिलिटी टू लर्न, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी। बच्चा बाय डिफॉल्ट जिज्ञासु है, ठीक। ये तीन चीजें हम मान के चलते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस बोथ विद इन द स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल, ये बात भी सही है, सिर्फ स्कूल में थोड़ी होती है, स्कूल के बाहर भी अधिगम होता है, लर्निंग प्रोसेस होती है। मेकिंग मीनिंग, रिफ्लेक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर नॉट द एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं है कि अर्थ निर्माण आप अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, चिंतन मनन, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कि वो लर्निंग का पार्ट नहीं है, बिल्कुल लर्निंग का पार्ट है। तो ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में नजर भी आ रहे होंगे। 88% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। तो ये हो गई सिंपल सी बात। होपफुली आपने ये 50 क्वेश्चंस एंजॉय किए होंगे, थोड़ा आपके सर में दर्द भी हुआ होगा, लेंदी भी लगे होंगे, जो कि जरूरी